हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पीके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वन बाई वन करके देखते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक एपरमेय को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन डाले हैं, √5 और 3+2√5। इनको अपन को एपरमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं √2 और √3 वाला। तो चाहे आप कोई सा भी कर लो, एक ही प्रोसीजर है सारा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड है आपका थर्ड क्वेश्चन, दशमलव प्रसार आपका शांत है या अशांत आवर्ती है। इसको देखने वाले एक एक्सरसाइज है, उसमें आपको 1.4 में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप 3-4 क्वेश्चन ट्राई करके नहीं उस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है HCF और LCM में रिलेशन वाला। तो 1.2 का एक क्वेश्चन है कि HCF आपको गिवन है और इन्हीं का आपको LCM निकालना है। नंबर्स दे रखे हैं आपको, दोनों संख्याएं दे रखे हैं दोनों, तो इनके बीच में रिलेशन होता है, उससे अपन LCM निकाल सकते हैं। सही है ना। और इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका HCF LCM निकालना भी पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमका से भी आपको क्या है HCF निकलवा सकता है। तो सबके एक एक क्वेश्चन अपन को देख के जाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो उसके लिए हम क्या है द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, उसका हम रिलेशन जानते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 3x⁴ 6x³ - 2x³ - 10x - 5 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य का आपको दे रखे हैं। तो ये 2.3 का एक क्वेश्चन है। ऐसा ही दोस्तों सेम एग्जाम्पल और है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है x² + 3x को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो भाग देने वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आपको भाग देना पड़ेगा। और जो अपन की यूक्लिड विभाजन प्रेम का है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, जिसको अपन शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। यदि द्विघात व्यंजक आपका kx² + 5x + 3 के शून्यकों का जो योग है उसके गुणनफल के बराबर है। कैसा है, जो योग है उसके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको योग और गुणनफल का जो वैल्यू है वो इक्वल रखनी है। उससे आपके a और c की वैल्यू निकल जाएगी और उनको फिर आप k के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। तो ये त्रिघातीय समीकरण दे रखा है और इसमें अपन को भाग दे रहा है x - 1 - x² से। पहले तो थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करोगे आप। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच कीजिए। कुछ नहीं है, ये आपको भाग दे करके नहीं, और वो जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय उसको सिद्ध करना है। सही है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो थर्ड है आपकी, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 से लिया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 2900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दो रैखिक समीकरण बनेंगे और दोनों रैखिक समीकरण को वो कह रहा है कि बीजगणित से हल कर दो पहले तो, है ना। और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब है ग्राफ बनाना है आपको, और ग्राफ पे जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसी का हल आपका वही होगा जो बीजगणित रूप से आएगा। तो ग्राफ का क्वेश्चन तो तय है यहाँ से आना 3 या 4 नंबर में। ठीक है ना। आपको एक स्पेशली सिंपली जैसे ग्राफ पूछ सकता है, जैसे ये दे रखा है भाई आपके लिए, ये दोनों रैखिक युग्मों के बीच में क्या बनाइए, आलेख विधि से हल करिए, यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। तो आलेख विधि से हल करेंगे और आपका जो ग्राफ है वो कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही आपका हल हो जाएगा। वहाँ पर आपको जो निर्देशांक आएंगे x, y, वही आपके क्या होंगे, हल होंगे। सही है। अब देखिए
एक तो ऐसा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और एक 3.2 का ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका आपको अर्ध परिमाप दे रखा है। अब देखो यहाँ अर्ध परिमाप दे रखा है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की बीमा का मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको रिलेशन बनाने पहले तो 2 समीकरण बनाने, एक तो इसी से बन जाएगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में, और एक अर्ध परिमाप दे रखा है यहाँ से बन जाएगा, तो अच्छे से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन है 3.3 का, आप देख सकते हो इसके आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधि पढ़ी अपन ने। विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, बजगुणन विधि पढ़ी, सही है ना। तो उन विधियों से स्पेशली नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि इस विधि से हल करिए। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नहीं डाला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु दे रखा है आपको P-4 + 3 किस चतुर्थांश में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये आपके चतुर्थांश होते हैं, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें आपका माइनस और प्लस होता है। यहाँ पर क्या होते हैं दोनों, यहाँ दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पर क्या होता है प्लस और माइनस होता है। आपको देखना है कि यहाँ पर x किस में है, x माइनस में है और y आपका प्लस में है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा, सही है ना। इस तरह के क्वेश्चन सिंपली पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए 2 रैखिक चर वाले समीकरणों का हल, अद्वितीय हल होने की शर्त। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने जो शर्त पढ़ी है A1/A2 = B1/B2 और C1/C2, इन तीनों के बीच में अपन ने रिलेशन देखे कि कब तो आपका क्या है प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं, कब समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। तो ये तीनों रिलेशन जो है आपको याद रखने हैं, इनसे डेफिनेटली सीधा रिलेशन ही पूछ लिया जाएगा, है ना, और छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा सकता है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 तथा √3x - √2y = 0 को हल कीजिए। तो ये तो आपको 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं। अब आपसे कह नहीं रहा है क्या है विलोपन विधि से हल करिए कि भाई प्रतिस्थापन से करिए या बजगुणन से करिए, तो आप कोई सी भी इसमें मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो इनका आलेख बनाना है और अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपका एक हल आएगा, है ना, और अगर समांतर हैं तो समांतर आ जाएगा। ठीक है, समांतर में तो क्या कोई हल नहीं होता, और अगर संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में आ गए दोस्तों अपन अब। तो एक्सरसाइज जो 4 है उसमें आपसे कह रहा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र बोले तो श्रीधराचार्य सूत्र, उससे अपन को इसके क्या निकालने, मूल निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए इसके। तो इसको तो फिर आप कोई सी विधि से ज्ञात कीजिए। अपन ने द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के 2-3 मेथड पढ़े हैं। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा गुणनखंड विधि, दूसरा अपन ने पढ़ा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा अपन जानते हैं द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जांच कीजिए कि क्या x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इस स्क्वायर को खोलने के बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, और जो द्विघात का जो जर्नल वो होती है आपकी ax² + bx + c = 0, और इस तरह की फॉर्म का क्या है आपका कोई समीकरण है तो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं यहाँ bx हो भी, क्योंकि bx = 0 हो गया तो ये x वाली टर्म मुड़ जाएगी, तो आपका ax² + c = 0 तो भी आपकी द्विघात समीकरण होगी। ठीक है ना, इस तरह का आपने क्वेश्चन देख रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। देखिए आपको 3 क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण दे रखे हैं और इनके मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा, या फिर आपसे सीधी शर्त भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य का व्युत्पन्न कीजिए। दोस्तों मुझे लग रहा है इस बार ऐसा डेरिवेशन जरूर करवाएगा। एक तो इस पे आता है और एक आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का
सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये बहुत आसान है। पूर्ण वर्ग विधि की हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लगा करके सीधी तरह 4 सूत्र निकालते हैं। एक तो ये वाला, और एक पूर्ण वर्ग विधि से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बच्चों को आनी चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 30 हो और गुणनफल 182। ऐसे 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं अपन 4th एक्सरसाइज में, तो इनको भी आपको देख के जाना चाहिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस। हर एक्सरसाइज में मैंने कम से कम 8-7 क्वेश्चन लिए हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी पढ़ना तो बच्चों पूरा ही है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 में आते हैं, जो आपकी एपी वाली एक्सरसाइज है। एक तो देखो, आपसे जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एपी, ये आप एपी और इनके जो बीच में खाली स्थान वाले डब्बे हैं इनको भरना है। ठीक है, तो एपी की जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसका सार्वंतर समान रहता है। आपको पद दे रखे हैं इसमें, उसके हिसाब से डी निकाल करके नहीं आप सारे पद लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ना। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिससे 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे विभाजित वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी पूछ सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद का क्रम से 24 और 28 हो, तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको दूसरे और यानी A2 और A3 दे दिए, तो पूछ रहा है S61 कर रखे दोस्तों अपन ने ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 33, 1 से 100 के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो 6 की आपकी टेबल होती है, यानी 6 का पहाड़ा जो है पूरा 100 तक, 100 से पहले आने वाला जो अंक है वो सभी 6 से विभाजित हैं। तो 6 का पहाड़ा लिखना है 100 से पहले तक, और उन सबका योगफल ज्ञात करना है। सिंपल सी बात। एक्सरसाइज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर की है वैसे भी। तो यहाँ से एक तो आपसे छोटी छोटी बात है। एक तो ये कि भाई सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूपता की आपका कसौटी याद रखनी है। एक ट्रिपल ए, एक AA, एक SSS और एक SS। आपसे ये भी पूछ सकता है वैसे में कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। नेक्स्ट, थेल्स प्रमेय का सिद्ध करना। एक बोधायन प्रमेय का कथन पूछ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन इस बार इम्पोर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण द्वारा बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दे रखें, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 40 में कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनके क्षेत्रफल क्रम से दे रखे हैं आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF दे रखा है आपको, तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 6.4 से है कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वो आपकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रम से बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू कोण RTS, तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं NCERT के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6.1 का ही एक ही क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय पर डिपेंडेंट, और अगला है आपका ये भी 6.2 का है, ये भी थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 7 में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र की उत्पत्ति, और एक क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछ सकता है, जो अभी अपन पहले डिस्कस कर लिया चतुर्थांश वाला। तो आपको कोई बिंदु देकर पूछ लेगा कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 बिंदु देकर उनके बीच की दूरी पूछ लेगा, क्योंकि देखो पेपर का जो पैटर्न रहता है ना भाई,
उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। तो लगभग 80 में से आपके 40 या 50 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। उसके बाद में 20 के थोड़े मॉडरेट और 10 मार्क्स के थोड़े से हाई पूछे जाते हैं, ताकि वो चेक कर सकें जो भाई पढ़ा है उसी के नंबर आएंगे उतने। तो 47 एक्स अक्ष पर अभिबिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 यदि Q = 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR भी ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ वाली कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका समत्रिभाजित करने वाला। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 के अनुपात में विभाजित करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगा के नहीं, आपको क्या निकालना है, जो अनुपात है वो निकालना है। के अनुपात A का अपन मानते हैं तो K का मान आते ही अपन M1/M2 के बराबर रख देंगे और वहाँ से M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी। एक है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं 3,0, मतलब आपको क्रम में मानने सारे ABCD थोड़े कैसे ही मानो। तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। और उस क्षेत्रफल का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं अपन को, ये 3 त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। और यहाँ से अब देखिए K का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अगर दोस्तों तीनों बिंदु संरेखीय हैं इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो अपन को इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है और उसको इक्वल रखना है 0 पे। तो यहाँ से K की वैल्यू हो जाएगी। एक निर्देशांक में यह है कि भुज और कोटि ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्देशांक रेखा इसमें पूछ रहा है भुज कौन है और कोटि कौन है। यदि बिंदु K, 2 तथा 3, बीच की दूरी √8 है तो K का मान निकालिए। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा करके नहीं K का मान आ जाएगा। एक्सरसाइज जो 8 है उसमें चलते हैं। यदि साइन, क्वेश्चन नंबर 51 यदि साइन A 3/4 है तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो इसको ट्रायंगल बनाकर आराम से कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट ये है आपको टेबल से क्वेश्चन। अगर आपको टेबल याद है और कैलकुलेशन आती है तो वैल्यू पुट करिए और उनकी कैलकुलेशन करिए तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दर्शाइए कि ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये साइन 90 - θ से आपके सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे। अगला है यदि tan 2A बराबर cot A - 18 है जहाँ A एक न्यून कोण है तो A की वैल्यू निकालें। ठीक है। तो कुछ नहीं है, tan 2A = A - 18 है तो 2A = क्या हो जाएगा, A - 18। तो यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC त्रिभुज ABC के अंतर कौन है तो दर्शाइए। ये आपको करना है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है तो इसको करने का तरीका पता होना चाहिए दोस्तों, तभी होगा ये। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 साइन 25 और ये भी 90 - θ और उससे हो जाएगा और ये वाला आपका क्या कहते हैं आपकी सर्वसमकाश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सिद्ध करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, वैसे 10 क्वेश्चन है टोटल, उनमें से 5 लिख दिए। जो 5th क्वेश्चन है आपका 7.4 का उसमें से। तो अगर आप पे ये 5 आते हैं तो और 5 तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इन 5 में से ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपके लिए। सही है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 9 में। एक्सरसाइज 9 में भी अपन ने 5-6 क्वेश्चन लिखे, शायद 16 क्वेश्चन है उनमें से। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला ये है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवलंबन कोण कितना है, 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 मीनार के आधार से और ये उन्नयन कोण क्या है, पूरक। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी 9th एक्सरसाइज का।
यही मुझे लग रहा है इस बार कि यही पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10 में आ जाते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 10 नंबर आपकी सर्कल से रिलेटेड है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q की केंद्र से, तो देखो इसमें क्या है, ये वृत्त है और भार वाले बिंदु से आप क्या खींच रहे हो, एक स्पर्शरेखा खींच रहे हो और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और इसको अब आपको इसमें से और त्रिज्या में से, तीनों में से एक दे देगा अब। और जो त्रिज्या है दोस्तों वो आपकी स्पर्शरेखा से क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया और ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्या है आपका, एक ये है कि ये आपकी ये स्पर्शरेखा हो गई और ये भी स्पर्शरेखा हो गई। यहाँ पर आपका केंद्र ये हो गया। अब ये जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों में से एक एंगल देगा आपसे, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए 90 हो गए, ये भी 90 हो गए। इन दोनों में से एक एंगल देगा और इन दोनों एंगलों का जो समय वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको ये 30 दे दिया ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा। तो ये तो देख के होने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5,3 है। बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ से इसकी लंबाई निकालनी है अपन को। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं दोस्तों। मेरा यहाँ पर अब डिस्कस तो नहीं करेंगे सॉल्यूशन तो, बट ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपके लिए। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि किसी भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका के बीच का योग स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपर्क होता है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, देख कर जाइए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्तों, इतना सा ही पूछेगा। अब जिस बच्चे को आता है वो करेगा इसको। 67 सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका, ये तो आपकी प्रमेय है 10.2, प्रमेय 10.2 के अनुसार जो वृत्त के किसी भाई बिंदु से अगर अपन स्पर्शरेखा खींचते हैं तो क्या है वो, उनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है। एक्सरसाइज 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो यहाँ तो देखो दो तो लिए आपके 10.1 से और ये भी आपका 11.1 से है। तीनों क्वेश्चन 11.1 के हैं। ये जो त्रिभुज वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि वो जो 4/3 है तो ये एक से बड़ा है, 5/3 भी एक से बड़ा है, 2/3 एक से छोटा है, तो त्रिभुज अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। सही है कि नहीं। अगला है आपके ये सर्किल वाले क्वेश्चन है, इनसे अपन को स्पर्श रेखा खिंचवा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चों को आने चाहिए ये तो अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12। एक्सरसाइज 12 नंबर में आप देख सकते हो दोस्तों, एक तो 12.1 का ही क्वेश्चन लिया है, एक 12.2 का लिया है, एक घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन है। घड़ी की जो सुई है मिनट की, वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तो आसान सा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो कि भाई आपका त्रिज्यखंड का सूत्र अगर आपको याद है क्षेत्रफल का, तो उसमें केवल वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, और एक आपसे ये जो छायांकित क्षेत्रफल वाला सवाल है ये भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, आप नोट कर सकते हो या बुक में टिक करके नहीं पढ़ सकते, स्क्रीनशॉट ले करके नहीं दोस्तों आप इनको पढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 13 में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं आपको। एक तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। आपको फार्मूला याद है तो आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं आप रख सकते हो, फिर इनको हल कर सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये है आपके एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 के अंदर सिंपली आपको ऐसा देकर के नहीं बहुलक पूछ सकता है, आपसे माध्य पूछ सकता है और एक आपसे माध्यक पूछ सकता है। एक छोटी सी बात ये रखना, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है।
एक सिंपल सा मैंने ये लिया है बंटन का माध्य, इसका आंसर भी दे रखा है, आप इसको करके देखना। एक ये दे रखा है, इसका भी आंसर दे रखा है 48.7, और एक माध्यक का फॉर्मूला वो है क्वेश्चन, इसका आंसर है 8। ठीक है, तो और देखो ये मैंने लिखा है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर वो कह रहा है कि भाई कल्पित माध्य से करना है सवाल तो कल्पित से ही करें, वो कह रहा है कि पग विचलन से करें तो पग विचलन से करना है, और कुछ नहीं करे तो फिर आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे कर दें। सही है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी 15 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 15 में आपको एक छोटा सा याद रखना है कि लीप वर्ष क्या होती है। लीप वर्ष 366 दिन होते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर किसी असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, 0 होती है। खाली स्थान में पूछ ले तो निश्चित घटना कितनी होती है, 1 होती है, और जो प्रायिकता का मान है वो 0 से क्या होता है, 1 के बराबर होता है। प्रायिकता कोई घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 के बराबर होती है। और प्रायिकता नहीं होने कैसे निकालेंगे, 1 में से होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो आपके नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। एक पासे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पासों को एक बार फेंक सकता है, एक पासों को 2 बार फेंक सकता है, या 2 पासों को एक साथ फेंक सकता है। तो उससे रिलेटेड 2 पासों को अगर अपन एक बार फेंकेंगे तो 36 बनेंगे, और एक पासों को 2 बार फेंकेंगे तो भी आपकी कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी। ठीक है, तो देखो पासों वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप लोग। अगला है कि भाई थैले में लाल पीली हरी गेंद पड़ी हैं और उनको निकालने में लाल निकले काली निकले, ये सब ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़ रखे हैं। एक ये है कि आपको पी होने की, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और आपसे नहीं होने की पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन आप करोगे। ये कह रहा है फिर यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2.3 है तो नहीं करने की कितनी होगी, तो नहीं करने की भी वही होने की 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर 101 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो बात ये है कि अगर आपने ये 101 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और आप पे ये पूरे आते हैं तो आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहली बात तो करेंगे कैसे सर, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं, इन सवालों को आपके पास रखें, उसके बाद में आप इन सवालों को करें। ठीक है, इनको लिखने की या कहीं टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पेपर आसान आएगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपने जो साल भर मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आपने अच्छे से लगन से मेहनत की है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, है ना, गुड लक, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहूं, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से बनाएं। थैंक यू दोस्तों।